दोस्तों, आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका परिचय बहुत बड़ा है। अगर हरियाणा की राजनीति को देखा जाए तो तीन लाल हरियाणा की राजनीति में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। चौधरी बंसी लाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी भजन लाल। इन तीन लालों की राजनीति में चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने जो आजीवन राजनीति है वो चौधरी बंसी लाल के खिलाफ की। और एक समय ऐसा आया जब उनके साथ इन्होंने राजनीति की और उन्हीं की पार्टी से ये सांसद भी बने। चौधरी भजन लाल के साथ भी इन्होंने लंबे समय तक काम किया और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, इमरजेंसी के दौरान इनकी मुलाकात चौधरी देवीलाल से भी हुई या ओम प्रकाश चौटाला इनके साथ जेल में बंद थे। तो आज चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल जी से पूछते हैं उनके ज़िंदगी के अनुभव और बहुत रोचक जानकारी आज आपको मिलने वाली हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। अंकल जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका राजनीति में से आने से पहले आप क्या करते थे और आपका गांव कौन सा है, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। देखिए, गांव तो मेरा तो शाम के पास है, खरकड़ी माखवान जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राइमरी स्कूल अपने गांव खरकड़ी माखवान से हुई। फिर इसके बाद मैं 5वीं से और 10वीं तक मैं उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल नहीं हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता था जी। और हमारे स्कूल का नाम था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल तोशाम। अच्छा। तो वहाँ से मैंने जो है ना, वहाँ हॉस्टल भी पढ़े, तो पैदल जाया करते काम से। बहुत संकीर्ण रास्ते हुआ करते थे, कटीले रास्ते हुआ करते थे। और गर्मियों में तो खासकर ऐसा था कि 5 बजे 4 बजे उठ करके सीधे ही स्कूल की राही हो जाते और 7 बजे स्कूल में पहुंच जाते। 6-7 किलोमीटर का सफ़र हम दिल करते थे। इसके बाद में मतलब ये है कि छात्रावास की व्यवस्था हो गई जी। तो 4-5 साल फिर मैंने छात्रावास में भी लगाए। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद में हमारे क्षेत्र में जो सबसे अग्रणी शिक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी था और प्रसिद्ध भी था और वाकई शिक्षा की दृष्टिकोण से दयानंद कॉलेज हिसार जो है वो अग्रणी संस्थाओं में से था और उससे मैंने बीए की डिग्री हासिल की थी। और उसके बाद में बीए डिग्री करने के बाद में चाइना की जो ना लड़ाई हो गई। अच्छा। चाइना के साथ, और हर जगह से ये बात होगी कि आज का युवा मतलब चाइना की लड़ाई में उसका कुछ न कुछ योगदान हो। तो मैंने प्रत्यक्ष योगदान भारतीय लड़ाई ना, हाँ 62 में भारतीय सेना की अगस्त 62 में मैं इनरोलमेंट हो गया एज जीडी सोल्जर। अच्छा। सिपाही के तौर पर। और खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मैं जितना मेरा जो वर्षा मिलिट्री का रहा वो सारा ऑपरेशन एरिया में रहा। अच्छा। J&K में रहा। और J&K में उसी वक्त 62 की लड़ाई के फ़ौरन बाद में ही 65 की लड़ाई पाकिस्तान से हो गई थी। अच्छा। पाकिस्तान की लड़ाई में हमने आमने सामने कम्बैक्ट फाइटिंग भी की। अच्छा। और पाकिस्तान की 2 चौकियाँ, राजा और रानी चौकियाँ हमने कब्जा में ली। राजा रानी चौकी आपकी रेजिमेंट ने कब्जा में? हमारी रेजिमेंट ने उसके ऊपर कब्जा किया था जी। और उसके बाद में फिर जो है ना ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट में हो गया। उस वक्त दिमाग में एक बात आई कि इतना खून खराबा हुआ है और इंटरनेशनल दबाव के आगे शास्त्री जी ने ये जो फैसला किया है वो उनकी आत्मा के विपरीत हुआ है। अच्छा, आप लोगों का भी मनोबल? तो हमें मनोबल नहीं, हमें आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ है इस बात का कि भाई ये तो सारा खून खराबा फिर किस बात के लिए हुआ है। और फिर हमने जो कब्जा किया था चौकियों का, अच्छा, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का था, वो पाकिस्तान का नहीं था जी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो कब्जा हमने किया और उसको हम संसद में हमने ये भी कह दिया कि भैया हमारा है जी। तो संसद ने कह दिया और हमारा है, तो हमने तो हमारा इलाका लिया था, हमने तो किसी गैर मुल्क का इलाका नहीं लिया था जी। और हिंदुस्तान की परिपाटी भी ये रही है। आप पुराने ज़माने से देखें, हिंदुस्तान की फौज ने या हिंदुस्तान की जनता ने
कभी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड है जी इसके ऊपर आक्रमण। इसने आक्रमण झेले, एक भी नहीं, जी बहुत आक्रमण झेले, सिकंदर महान से लेकर के और अंग्रेज़ों तक की जो ये जो एक किस्म से एक कड़ी बनी थी है, इसमें शक भी आ गए, हून भी आ गए, चंगेज़ खान भी आ गए, अहमदाबाद भी आ गए, गजनी भी आ गए, सारे तैमूरलंग भी आ गए। तो हमने इस बात का था कि भी जब हमारी जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है जी, तो वो कौन से जज थे जिन्होंने ये फैसला कर दिया कि भाई ये जब वापस कर दो। आक्रोश हो गया पूरी सेना। बहुत 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 गुस्सा था। और मैंने तो उस वक्त मेरे कमांडेंट से कहा कि मेरा दिल अब जो है फौज में काम करने के लिए है। बोले आप जाओगे जनरल बनोगे, मैंने कहा जी मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन इस वक्त ये हालात ये होगी, मेरा दिल कतई जो है ना या करने के लिए नहीं होता। बोला कारण तो आपके सामने है, आप तो जो हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिला करके हमने, आप कर्नल थे, हम कंधे से कंधा मिला आपके पीछे जो है ना जंग जीती हमने। तो एक दफ़ा तो वो हंसे, फिर इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है लाइक आपका मन नहीं करता है तो आपको जो है ना हम डिस्चार्ज मंजूर करते हैं। तो फिर आपने हमने जो है ना कंपल्सरी रिटायरमेंट में आ गया। और उस वक्त फिर ये मैंने देखा कि भी हमारी जो है ना राजनीति जो पकड़ है जी, वो विदेश नीति ठीक नहीं है। तो क्यों ना हम राजनीति में ही पार्टिसिपेट करके न इसको दुरुस्त करें। तो उसके बाद में मैंने, मेरे आने के बाद में जी मैंने तो फैसला ये कर लिया कि राजनीति करनी है जी। तो मैंने 67 का इलेक्शन तो शाम से एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, मुकाबला भी अच्छा हुआ। 68 में एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ, वो भी लड़ा, उसमें मुकाबला अच्छा हुआ। तो जो उस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप ये जानना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ते थे तो आवागमन के क्या साधन थे आप लोगों के, कैसे? क्योंकि तोशाम एक पिछड़ा सा इलाका है। ब्रीफ में मैंने पहले ही थोड़ा सा हिंट दिया था कि इतने कटीले रेतीले और झाड़ झखाड़ के रास्ते थे जिसमें एक आदमी मुश्किल से वन वे होता था। वो अच्छा, दूसरे आदमी ने फिर जो ना, अगर वो दूसरा आदमी कोशिश भी करता तो उसके जो ना कपड़े जो ना झाड़ों में फटने के हो जाते थे। ये रास्ता था। और मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी ये बात बताऊं कि उस वक्त जूते भी होते थे, वो भी गर्म हो जाते थे। अच्छा। तो वहाँ जो पशुओं का गोबर होता था ना, उस गोबर में पैर टेक करके हम अपने पैर को ठंडा करते थे। रास्ते में एक जोड़ था ये। तो वहाँ पे बाबूजी उस समय सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही थी, जितने भी लोग थे ऐसे ही रहा करते। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो है ना जीवन स्तर लोगों का निम्न स्तर पर था। अच्छा। और खाने पीने के मामले में तो सब्जी का तो कोई नाम निशान नहीं था। अच्छा। खेत में जो चीज़ हो जाया करती उसकी सब्जी बना लेते थे, या लाल मिर्च और उसको रगड़ करके सिलबट्टे के ऊपर। अच्छा। जो कि दोनों टाइम है, दोनों टाइम। शाम को तो खिचड़ी बनाते थे। अच्छा, शाम को तो मतलब ये बात होती थी कि अब चक्की जोड़ने का वक्त आ गया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब आटा पीसे नहीं है। अच्छा। औरतें अब जो है ना दूध पिलाने का टाइम आ गया, वो उससे जो है ना वो करते थे। आजकल तो सारी जो है ना मशीन से होता काम। उसके बाद में फिर सफाई का गोबर बारी को इकट्ठा करके न उसको इकट्ठा करते थे, उसके ऊपर बनाते थे। उस समय तो घर के हर सदस्य के जिम्मे कोई ना कोई काम होता था। कोई न कोई काम था, और वो काम सहर्ष करता था। ये नहीं करता था कि ये काम ये करेगा, नहीं। जिसका भी जो एक किस्म से प्राकृतिक तौर से या रस्मी तौर से या सामाजिक तौर से ये ड्यूटियाँ बटी हुई थी कि ये औरतें ये काम करेंगी, और औरतों में भी ये सेक्शन की औरतें ये काम करेंगी, ये सेक्शन की औरतें ये करेंगी। बड़ी बूढ़ी थी, वो चौका चूल्हा का काम करती थी, रोटियां वही बनाती थी, रोटियां वही सेकती थी, और रोटियों के ऊपर घी चोपड़ भी लगाती थी तो वही लगाती थी। तो इसलिए उसकी इज्जत बनती थी कि अब इसकी अम्मा की, अगर दाया दादी की जो ठीक ढंग से, उनका पिड्डा भी अलग से होता था। पिड्डा भी अलग से होता था। पिड्डे पे मेरे अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो ये वो उस वक्त कितनी हारमोनी थी। मैं तो हैरान हूँ इस बात के। आज बहू ब्याह करके जाएंगे, आते ही कहेंगी मत न्यारी, और वही जाती हैं।
मतलब इंडिविजुअलिज्म इतना आ गया उस वक्त, तो एक किस्म से परिवार भी एक संस्था थी। अच्छा था टाइम अब जो ना वो सारा ही नक्शा ही बदल गया उसके हिसाब से।